हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीक्षा राठौर एंड वेलकम टू स्टडी फॉर करियर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं आपके पेपर 2 में जो एसएसटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें पेडागोजी भी होती है और एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी से काफ़ी क्वेश्चन आपके अदर टैट में पूछे जाते हैं। तो आपको ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखना है, अच्छे से आपको समझाया जाएगा और अपना एनालाइज करना है कितने क्वेश्चन आप सही करते हो। और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य हमें बताना है। अभिलेखों का अध्ययन पुरालेख शास्त्र कहलाता है। पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि का अध्ययन पुरालिपि शास्त्र कहलाता है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमेरीमेटिक्स कहा जाता है। यह भारत में अभिलेख मात्र एक ही भाषा में लिखे गए हैं। देखिए, जैसे कि आपको मालूम है हमें असत्य बताना है। सबसे पहले हम बता देते हैं कि सत्य कौन सा है। देखिए, अभिलेखों का अध्ययन जो है वो पुरालेख शास्त्र कहलाता है, ये कथन बिल्कुल सही है। और जो पुराने दस्तावेजों की जो प्राचीन तिथि का अध्ययन था वो कहलाता है पुरालिपि शास्त्र, और सिक्कों के अध्ययन को कहती है न्यूमेरीमेटिक्स। ओके, तो ये कथन हमारा बिल्कुल असत्य है कि भारत में जो अभिलेख हैं वो एक ही भाषा में लिखे गए थे। ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत में पाए जाने वाले जो अभिलेख हैं वो एक भाषा में ना होकर अलग अलग भाषाओं में थे। मौर्य काल अभिलेख जो थे वो ब्राह्मणी लिपि में थे और गुप्तकालीन के जो अभिलेख थे वो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, तो फोर्थ आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा जो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्राप्त विभिन्न ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में काल क्रमानुसार सुमेलित नहीं है। ये देखिए, आहार संस्कृति लगभग 1700 से 1400 ईसा पूर्व, कायथा संस्कृति लगभग 2450 से 1700 ईसा पूर्व, मालवा संस्कृति लगभग 1900 से 1400 ईसा पूर्व, या जोरबे संस्कृति लगभग 1500 से 900 ईसा पूर्व। तो हमें बताना है कि जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए, जो कायथा संस्कृति जो है ये इसके साथ सुमेलित है, बिल्कुल सही है। मालवा संस्कृति भी बिल्कुल सही है। जोरबे संस्कृति भी बिल्कुल सही है, लेकिन जो सुमेलित नहीं है क्रमानुसार वो है आहार संस्कृति, क्योंकि डियर आहार संस्कृति जो है इसका जो क्षेत्र है वो राजस्थान है। ठीक है, इसका जो समय था वो था 3000 से 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल गलत है। और जो ये कायथा संस्कृति थी ये इसका जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश है, एमपी। और मालवा संस्कृति जो थी इसकी भी मध्य प्रदेश था एरिया। और जोरबे संस्कृति जो थी इसका था महाराष्ट्र। ठीक है, तो जो काल क्रमानुसार बिल्कुल सही नहीं है तो वो है फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्यों की सफलता का मुख्य कारण क्या था? देशी जनजातियों के मध्य एकता का अभाव, आर्यों की बेहतर संगठनात्मक शक्ति, आर्यों के उत्तम सैन्य उपकरण, या सांस्कृतिक श्रेष्ठता। तो भारत में आर्यों की सफलता का जो मुख्य कारण क्या था वो हमें बताना है। तो देखिए, 93 का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो है कि आर्यों के भारत पर आक्रमण या भारत पर सफलता के संदर्भ में जो विभिन्न विद्वान थे उनके अलग अलग मत थे, और इतिहासकारों के समूह ने आर्य के सैन्य उपकरणों को इसके लिए प्रमुख कारण बताया था। जो उत्तम सैन्य उपकरण थे वो इनका कारण बताया था उनकी सफलता का। तो बिल्कुल थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए, स्वर्ण सिक्कों के टंकण के लिए, या हाथी दांत के काम हेतु, या हिंदू मंदिर के कारण। तो अफ़गानिस्तान का जो बामियान प्रसिद्ध था, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो कि इसका आंसर कौन सा हो सकता है, और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए डियर। तो देखिए, बामियान जो था ये अफ़गानिस्तान में काबुल के निकट ये ऐतिहासिक स्थान है जहाँ महान बौद्धकालीन जो वहाँ अवशेष मिले थे। इनमें गांधार शैली से जो निर्मित की गई थी महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ वो बहुत फेमस थी वहाँ पे। तो ये जो स्थान था मध्य युग से पहले बौद्ध विद्वान और मंदिरों के लिए ये प्रसिद्ध था। ठीक है, तो इसी वजह से अफ़गानिस्तान का जो बामियान प्रसिद्ध था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? बुद्ध प्रतिमा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिणापथ के शासकों के प्रति अपनाई गई नीति नहीं थी।
शत्रु पर अधिकार, शत्रु को मुक्त करना, राज्य को लौटाकर शत्रु पर दया करना, या सम्राट के सामने उनका हाजिर होना। तो देखिए, समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिणापथ के शासकों के प्रति अपनाई गई नीति नहीं थी। नहीं है, बताना है जो नीति नहीं अपनाई थी। तो देखिए, इन्होंने जो है शत्रु पर अधिकार किया था, शत्रु को मुक्त करना भी और राज्य को लौटाकर शत्रु पर दया करना भी। लेकिन जो अपनाई नहीं गई थी नीति वो थी कि सम्राट के सामने उनका हाजिर होना। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार जो है समुद्रगुप्त ने दक्षिण के सभी राजाओं जिसमें शक, कुषाण, मालवा उनको विजित किया था और उसने अपने दक्षिण अभियान नीति के तहत शत्रु पर अपनी प्रभुत्ता स्वीकार कराकर उनको मुक्त कर दिया था और राज्य को लौटाकर शत्रु पर दया की थी। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन तो इन्होंने अपनाए थे, ये नीति अपनाई थी, लेकिन फोर्थ आंसर बिल्कुल जो है हमारा सही है, जो इन्होंने नीति नहीं अपनाई थी। पूर्व मध्यकाल में जातियों की संख्या अधिक होने का प्रमुख कारण था तत्कालीन वर्ण संकर व्यवस्था, जनजातियों का जातियों के रूप में अधिक मात्रा में रूपांतरण, व्यावसायिक वर्गों का जातियों में परिवर्तन, या धार्मिक संप्रदायों का जातियों में रूपांतरण। तो पूर्व मध्यकाल में जातियों की संख्या अधिक होने का क्या प्रमुख कारण था, तो बताइए। देखिए, पूर्व मध्यकाल में स्पेशली उत्तर वैदिक काल में व्यावसायिक वर्गों को उनके ऑक्यूपेशन के आधार पर, मतलब उनके व्यवसाय के आधार पर जातियों में परिवर्तित कर दिया था, जिसके कारण जो है जातियों की संख्या में जो है बढ़ोतरी आई थी। ठीक है, वृद्धि आई थी। तो बिल्कुल थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर एवं मेवाड़ के बीच संधि की शर्तों में शामिल नहीं था? अमर सिंह द्वारा मेवाड़ का आधिपत्य स्वीकार करना, एक मुगल टुकड़ी की मेवात में तैनाती, राजकुमार को मुगल दरबार में सेवा हेतु भेजा गया, या मुगलों द्वारा छीने गए क्षेत्र मुगलों को लौटाना। तो इसमें बताना है सही आंसर क्या है जो शामिल नहीं था जहांगीर और मेवाड़ के बीच में जो संधि हुई थी उसकी शर्तों में। देखिए, मुगल वंश में जो जहांगीर था वो एक पहला ऐसा शासक था जिसने मेवाड़ राज्य को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, और उस समय मेवाड़ के जो राजा थे राणा अमर सिंह थे, और अमर सिंह और जहांगीर के बीच में संधि हुई थी जिसके अनुसार राजकुमार अमर सिंह के जो पुत्र थे उनको मुगल दरबार में सेवा के लिए भेजा गया था, जिसके बदले में मुगलों द्वारा जो छीने गए क्षेत्र थे वो अमर सिंह को लौटा दिए गए और अमर सिंह को मेवाड़ पर आधिपत्य करने दिया गया। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर जो है वो है हमारा, जो जहांगीर एवं मेवाड़ की संधि की शर्तों में शामिल नहीं था, तो वो था फर्स्ट आंसर। ठीक है, उत्तरवर्ती मुगल बादशाहों में किसके साम्राज्य की सीमा आलम से पालम तक विस्तृत थी? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम प्रथम, आलमगीर द्वितीय, या बहादुर शाह द्वितीय? तो इसका सही आंसर जो है वो है, देखिए, शाह आलम द्वितीय के समय मुगल साम्राज्य संकुचित हो गया था और उसके काल को कहा गया आलम से पालम। मतलब शाह आलम का जो साम्राज्य था वो दिल्ली से पालम, जो दिल्ली का एक भाग था, वहाँ तक वो फैला हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर इज राइट। क्लाइव ने सन 1757 में कलकत्ता पर अधिकार करने के बाद बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को यहाँ फिल करना है पर हस्ताक्षर करने को बाध्य किया। हुगली की संधि, सालबाई की संधि, अलीन नगर की संधि, या भेरोवल की संधि? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, बंगाल के शासक जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने अंग्रेज़ों को कुछ आदेश दिए थे जिन्होंने अंग्रेज़ों ने मानने से इनकार कर दिया, और उसके बाद सिराजुद्दौला ने क्या किया, कलकत्ता पर आक्रमण कर उसको जीत लिया और उसका नाम जो है अली नगर रखा। अंग्रेज़ों ने इसके उत्तर में एक बड़ी सेना के साथ सिराजुद्दौला पर आक्रमण कर उसको हरा दिया और अली नगर की संधि करने पर विवश कर दिया। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर जो है हमारा थर्ड आंसर। क्लियर। अब ये गद्यांश षड्यंत्र हमको इसको पढ़ना है और फिर इसके आंसर हमें देने हैं। 103, 104 2 इसके आंसर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो, ये गद्यांश है, आप वीडियो को पॉज करके भी इसको पढ़ सकते हो। चलो मैं पढ़ लेती हूँ। बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री सन 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया।
सन 1896 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली थी। इनमें से एक गांव कालिकाता था जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। तो ये हमारा गद्यांश था। तो हमारे डियर ये क्वेश्चन है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो वर्णित गद्यांश के अनुसार फैक्ट्री से तात्पर्य था जहां कंपनी के कर्मचारी रहते थे, जहां से कंपनी अपने व्यापार आदि का संचालन करती थी, जहां वे मवेशी रखते थे या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गद्यांश के अनुसार फैक्ट्री से आशय उस स्थान से था डियर जहां से कंपनी के जो व्यापारी थे वो काम संचालित करते थे, जिसमें मतलब इसको हम वेयर हाउस कहते थे, इसमें वेयर हाउस था, ठीक है। तो बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने आधुनिक कोलकाता की स्थापना कैसे की थी? गांवों पर युद्ध द्वारा अधिकार करके, गांवों की ज़मीन को बेचकर, गांवों की जमींदारी खरीदकर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो है, देखिए, मुगल अफसरों को अंग्रेजों ने रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी खरीद ली थी। इनमें से एक गांव कालिकाता था जो बाद में कलकत्ता और अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है और हमें बताना है। ये सूची 1 है, ये सूची दूसरी है हमारी। तो देखिए, सेवा समिति जो है ये इसके साथ बिल्कुल सही है, ठीक है। हृदयनाथ कुंजरू और सेवा सदन जो है बहराम जी मालाबारी के साथ बिल्कुल सही है। और वेद समाज की श्री धरलू नायडू बिल्कुल सही है। और सत्य शोधक समाज जो है ज्योतिबा फुले, ये इनके प्रवर्तक हैं, संस्थापक हैं। तो बिल्कुल हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ये इनके साथ जो है इनके संस्थापक हैं, इन समिति के, सदन के, समाज के। तो बिल्कुल सही आंसर है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाह कृषि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है, इसका उद्देश्य कृषक तथा स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। इसमें जोतों का आकार छोटा होता है। इसके अंतर्गत आधुनिक विधियों एवं नवीनतम उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। या इसके अंतर्गत 3 प्रकार की कृषि प्रणालियाँ आती हैं। तो असत्य कथन बताना है निर्वाह कृषि के संदर्भ में। देखिए, कृषि क्षेत्र में 2 हेक्टेयर से कम आकार की जोतों को, जिनमें केवल स्थानीय लोगों की जरूरत पूरी की जाती थी, उसको कहते थे निर्वाह कृषि। और ऐसी जोतों पर आधुनिक कृषि पद्धति को हम अंगीकार नहीं किया जा सकता था, इसीलिए नवीन उपकरणों का भी प्रयोग नहीं किया जा सका, ठीक है। तो 106 का जो हमारा सही आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान देना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान बनने तक दासत्व से मुक्त नहीं हुआ था। इनमें से बताना है कौन सा कथन सत्य है। देखिए, 1206 में मोहम्मद गौरी की अचानक मृत्यु होने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में सत्ता ग्रहण की थी और बाद में गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने उसे सुल्तान स्वीकार किया था। और 1208 में दास्ता से उन्होंने मुक्त वो हो गए थे और ऐबक ने लाहौर से ही शासन संचालन किया और लाहौर ही जो है उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। तो 107 का जो सही आंसर होगा 1 और 2 दोनों, मतलब दोनों कथन जो है हमारे बिल्कुल सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से वृहद ज्वार आने का उपयुक्त कारण क्या है? ऑप्शन है, सूर्य और चंद्रमा द्वारा एक दूसरे की विपरीत दिशा से पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी का सिजिगी की अवस्था में होना, तट रेखा का घुमावदार होना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताना है इसका सही आंसर। देखिए, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जो है सिजिगी की दिशा में हो तब उच्च ज्वार आते हैं और ये है ज्वार जो होते हैं वो 20% अधिक ऊंचे होते हैं, ठीक है। तो 108 का जो हमारा सही आंसर होगा वो है सेकंड ऑप्शन, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की उपज व श्रेणी के अनुसार भूमि कर निर्धारित कराया, जो संपन्नों और गरीबों सबकी भूमि पर एकीकृत करके लगाया। यह उपज का कितना भाग निर्धारित किया गया था? ऑप्शन है 1/2 भाग, 1/3 भाग, 2/3 भाग, या 3/2 भाग। तो बताइए,
देखिए अलाउद्दीन जो थे ये भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था और मसाहत मापन की पद्धति के अंतर्गत इन्होंने समस्त भूमि पर 50% या कह सकते हैं हम 1/2 भाग की एकीकृत दर से लगान वसूल किया जाता था और राजस्व नगद एवं अनाज दोनों रूप में वसूल किया जाता था। तो बिल्कुल सही आंसर है हमारा फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाशिया वर्ग का मुख्य आधार समझा जा सकता है गरीबी के कारण, सामाजिक स्तर से, अशिक्षा व रूढ़िवादिता से, या ये सभी। तो 110 का जो बिल्कुल सही आंसर होगा, देखिए हाशिया वर्ग का जो मुख्य आधार माना जाता था, गरीबी भी माना जाता था, सामाजिक स्तर और उनकी जो अशिक्षा रूढ़िवादिता ये जो कारण है ये समझा जाता था। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। समुद्र का पानी खारा होता है क्योंकि नदियाँ चट्टानों के लवणों को लाकर समुद्र में मिलाती है। वाष्पीकरण द्वारा समुद्रों का जल वाष्प बनकर उड़ता रहता है। समुद्री ज्वालामुखी उद्गारों से लवण प्राप्त होते हैं, या उपरोक्त सभी। तो बताइए 111 का सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा, नदियाँ जो हैं चट्टानों के लवणों को लाकर समुद्र में मिलाती हैं, जिस वजह से समुद्र का पानी खारा होता है और वाष्पीकरण द्वारा समुद्रों का जो जल है वो वाष्प बनकर उड़ता रहता है और समुद्री ज्वालामुखी उद्गारों से लवण प्राप्त होते हैं। तो फोर्थ आंसर जो है हमारा सही होगा, उपरोक्त सभी। कालाहांडी क्षेत्र में कौन से आदिवासी समाज का मूल स्थान है? डोंगरिया कोंड, डहरिया कोंड, लांगपांग डोंग, या लांगपांग कोंड। तो बताइए कालाहांडी जो क्षेत्र है वहाँ ना डियर जो समाज का मूल स्थान है जिस आदिवासी का वो है डोंगरिया कोंड। तो फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, अंटार्कटिका और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, या ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका। तो विश्व के ये 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े महाद्वीप जो है पहले जो बड़ा है फिर उससे छोटा है, जैसे एशिया सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, देन यूरोप, देन ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे छोटे इसमें पूछा है छोटे महाद्वीप कौन से हैं, तो वो है ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। ठीक है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, पंचमढ़ी, महेंद्रगिरी, दोदा बेट्टा, या अनाईमुड़ी। तो पूर्वी घाट जो है पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर जो है, देखिए पंचमढ़ी जो है डियर, पंचमढ़ी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जो कि भारत में मध्य भारत में है। और इसके अलावा जो डोडा मेटा जो है डियर, डोडा मेटा ये नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है। और अलाईमुदी जो है ये अन्नामुलाई पहाड़ी और दक्षिण भारत की जो सर्वोच्च चोटी है ये पश्चिम घाट की चोटियां हैं। और पूर्वी घाट की जो सर्वोच्च चोटी है वो है महेंद्रगिरी। तो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की जो इसमें चोटी पूछा है तो वो है महेंद्रगिरी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। कौन सा प्रस्ताव संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त उपाय है? निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, या विश्वास प्रस्ताव। तो इसका जो सही आंसर होगा, कौन सा प्रस्ताव संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त उपाय है, तो वो है अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो ऑप्शन देख लीजिए, जो प्राप्त नहीं है वो हमें बताने हैं। देखिए उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का ये तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के अधिकारों को हस्तगत करने का, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का ये भी अलाउड है। संसद का अधिवेशन आहूत करने तथा उसका सत्रावसान करने का ये भी अलाउड है। लेकिन जो नहीं है वो हमें बताना है। तो अगर आपने आंसर देख लिया है तो राइट आंसर जो है, देखिए उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के जो अधिकारी हैं उनको हस्तगत करने का जो है भारत के राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है और यह प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, उच्चतम या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत नहीं कर सकता। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 उपबंधित करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का, महान्यायवादी की नियुक्ति का, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का।
तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। और महान्यायवादी जो है केंद्र सरकार का सबसे बड़ा ये विधि सलाहकार होता है और वह सदन की गतिविधियों में भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता है, मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, तो 117 का जो बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा थर्ड आंसर। ठीक है, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, या उपरोक्त सभी। तो 118 का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो है, देखिए, मूल अधिकारों का जो उद्देश्य होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, और इसकी प्रकृति नकारात्मक है और यह राज्य सरकार के विरुद्ध जो है नागरिक व्यक्तियों को प्रदान किए जाती हैं। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ठीक है, भारत में सूचना का अधिकार है, मूल अधिकार, विधिक अधिकार, मूल अधिकार और विधिक अधिकार दोनों, या न तो मूल अधिकार न ही विधिक अधिकार। तो भारत में सूचना का जो अधिकार है, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार 2005 के द्वारा लाया गया था, और यह जो है विधिक अधिकार है, मतलब ये कानूनी अधिकार है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नलिखित किस योगदान से जाना जाता है? राष्ट्रीय आय और रोजगार, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खाद्यान्न आपूर्ति, या उपरोक्त सभी। तो 120 का बताना है सही आंसर क्या है। तो राइट आंसर जो है, देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ लगभग 52% जो है आबादी कृषि करती है। कृषि जहाँ एक और हमारे देश को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराती है, वहीं उद्योगों को ये कच्चा माल भी प्रदान करती है। इसीलिए कृषि औद्योगिक विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के रूप में जो कृषिगत प्रोडक्ट है ना, उसका आयात निर्यात किया जाता है। तो बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन इज राइट। तो ये हमारे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कैसे लगे क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टिल देन, बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।